हेलो दोस्तों, तो आज हमारा क्लास 10th हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 12 यानी कि 11 क्लास पहले हो चुका है और आज हम लोग बुक के क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने किया था, मतलब पूरे बुक से जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता था उतना ऑब्जेक्टिव को किया था। और आज की क्लास में बुक में जो क्वेश्चन आंसर दिया है, ऑब्जेक्टिव दिया है, सब्जेक्टिव दिया है, उसको करेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बुक में दिया था, तो चलिए ऑब्जेक्टिव करते हैं। सबसे यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। कल जब हम क्वेश्चन करा रहे थे तो बताए थे यूरोप महादेश के अंतर्गत, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। तो बुर्बो वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था, ठीक है। वियना कांग्रेस में कौन कौन सा नहीं बुर्बो वंश में कौन कौन सा राजा था। तो लुई 16 हुआ, उसका चार्ल्स एक्स जो था, एक था लुई 18 हुआ, तो वो सब बुर्बो वंश का ही था, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है तीसरा नंबर की मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। इसके मेजनी के बारे में और भी चीजें कल हम बताए थे, जिसमें आज है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो कार्बोनरी बुक का प्रश्न, ठीक। अगला प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था, मेटरनिक था। और इसके विरुद्ध कौन था, दोनों के कौन नहीं चाहता था कि इन दोनों का एकीकरण नहीं हो, तो वो ऑस्ट्रिया देश था। अगला प्रश्न कहता है काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, एक नाविक था। नाविक कहने का क्या अर्थ है, नाव चलाने वालों को नाविक कहते हैं। तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। यह कहाँ के मतलब नेता कह सकते हैं, फिर कहाँ अधिक भूमिका निभाया। तो इटली में, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा कब बना था, कहाँ का राजा था। तो फ्रांस का राजा था। या फ्रांस में राजा कब बना, यानी कि सम्राट कब बना, 1804 में बना था। इसका पतन हो गया कब हटा, तो 1815 में हट गया, ठीक। मतलब पतन हो गया इसका। इसके बारे में डिटेल से बताया गया है क्लास में, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है जालवेरिन एक संस्था थी। तो व्यापारियों की संस्था थी। जालवेरिन कैसी संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी। अगला प्रश्न का है कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया, बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न कहता है रक्त एवं, वही क्वेश्चन है, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। अगला प्रश्न कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो 1871 में हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि किस और किस देश के बीच हुआ था, जर्मनी और फ्रांस के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणार्थक रहा। तो यूनान देश का, ठीक। यूनान देश का सब बताया गया है आपको क्लास में, ठीक है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य यानी कि किताब पुस्तक जो है और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रेरणार्थक रहा यूरोप के सभी देशों के लिए। तो यूनान एक ऐसा देश है जो सभी देशों के लिए प्रेरणार्थक रहा। अगला प्रश्न कहता है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई। तो यूनान के साथ हुआ। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की जो संधि हुआ वो किस देश के साथ हुआ, यूनान के साथ। उसके आगे आपके बुक में जो प्रश्न दिया गया है वो कहता है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरें। यही प्रश्न है उसके अगले वाला। तो एक में कहता है कि डॉट डॉट यहाँ पर दिया था। तो डॉट डॉट के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। मतलब सेडान के युद्ध में ही, मतलब यहाँ पर क्या डॉट डॉट में भरेंगे, सेडान के युद्ध में ही महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मन का जन्म हुआ। मतलब डॉट डॉट में क्या भरेंगे, सेडान। सेडोवा का युद्ध डॉट डॉट और डॉट डॉट के बीच हुआ था। तो सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। तो डॉट डॉट में ऑस्ट्रिया और प्रसा। तीसरा है कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति ने डॉट डॉट युग का भी अंत किया। तो आपको पता है कि मेटरनिक कब हटा था। तो 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति में। तो वही इसमें डॉट डॉट में मेटरनिक भर देंगे। उसके बाद चौथा में कहता है वेटिकन सिटी के राजमहल जहां डॉट डॉट रहते थे जो इटली के डॉट डॉट से बचा रहा। मतलब यहाँ पर जहां कोप रहते थे, राजमहल में कौन रहते थे, कोप रहते थे, जो इटली के प्रभाव से क्या रहा, बचा रहा। डॉट डॉट में कोप और प्रभाव भरेंगे। अगला पांचवें में कहता है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक डॉट डॉट को वहां का राजा घोषित किया गया। डॉट डॉट में क्या बनेंगे, ओटो का क्या किया गया, राजा घोषित किया गया। किसको, बवेरिया के शासक को ओटो का राजा घोषित किया गया। अगला प्रश्न कहता है हंगरी की राजधानी डॉट डॉट है। ये तो आप जानते हैं, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट। अगला जो प्रश्न कहता है बुक का, जो निम्नलिखित समूहों का मिलान करे।
जिसमें सबसे पहला प्रश्न समूह अ और समूह ब में प्रश्न दिया गया है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है मेजनी, मतलब मेजनी को मिलान करने के लिए दिया है समूह को ए और अ और ब को। तो सबसे पहला क का एक का आंसर है ख, यानी कि मेजनी का संबंध किससे है? इटली से है। हेगेल कौन थे? तो हेगेल एक दार्शनिक थे। तीसरा में क्या है? तीसरा में है कि बिस्मार्क। तो बिस्मार्क क्या था? एक जर्मन चांसलर था। यहाँ पे देखिए थ्री का आंसर क्या दिया गया है? जर्मन चांसलर था बिस्मार्क। विक्टर इमैनुअल कौन था? तो विक्टर इमैनुअल क्या था? एक राजनीतिक करने वाला था। इसका संबंध किससे है? राजनीति से है। बिस्मार्क का संबंध जर्मन चांसलर से है। हेगेल कौन था? मतलब इसका संबंध क्या है? दार्शनिक से है। ठीक। अगला प्रश्न कहता है, यानी कि समूह अ और समूह यहाँ पर ब में दिया गया है वियना सम्मेलन। यहाँ पर दिया गया है वियना सम्मेलन, मतलब यहाँ पर आंसर दे दिया गया। ठीक। वियना सम्मेलन, मेटरनिक का पतन कब हुआ था? इटली का एकीकरण कब हुआ था? सीडान का युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर दे दिया गया है वियना सम्मेलन कब हुआ था। एक का आंसर घ का, यानी कि 1815। उसका अगला प्रश्न है कि मेटरनिक का पतन कब हुआ था? तो मेटरनिक का पतन 1848 में हुआ था। इटली का एकीकरण 1871 में हुआ था। सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 में हुआ था। सबका आंसर दे देगा। ठीक है यार। यहाँ पर तीसरा में कहता है समूह और समूह ब में, ये तीसरा नंबर प्रश्न है। सबसे पहला एक में है कि क्या करा है? सबसे पहला कोसुत। तो कोसुत क्या है? हंगरियन राष्ट्रवादी नेता। कोसुत क्या? हंगरियन राष्ट्रवादी नेता। एड्रियानोपोल की संधि कब हुआ था? तो एड्रियानोपोल की संधि 1829 में हुआ था। यूनान के स्वतंत्रता कब मिला? 1832 में मिला था। पोलैंड में आंदोलन कब शुरू हुआ? 1863 में। और इस आंदोलन को किसने दबाया? रूस ने दबाया था। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्या था? जो प्रश्न था, मतलब हल्का फुल्का प्रश्न वो था। अब अगला हम लोग बढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न को ओर देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। देखिए जी, सबसे पहला प्रश्न है राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? कितना हल्का है, हमने जब आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे तभी बताए थे। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? तो अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है। पूरी अच्छी तरह से हम समझाए हैं उस क्लास में। राष्ट्र का मतलब होता है देश, और वाद का मतलब क्या होता है? प्रेम भावना। तो अपने देश के प्रति क्या है? राष्ट्र मीन्स देश, तो अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। अगला है कि राष्ट्र, मतलब दूसरा परिभाषा भी दिया गया है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, यानी कि कोई क्षेत्र और सांस्कृतिक, वहाँ का जो संस्कृति है, किसी के रहने के लिए संस्कृति होता है कि यहाँ पर रहा जाएगा तो ये संस्कृति का पालन करना होगा, तो उसी को संस्कृति, सामाजिक मतलब समाज परिवेश में रहने वाले लोगों में क्या होता है? एकता का वाहक बनती है। राष्ट्रवाद को तोड़िएगा तो देश और प्रेम आएगा, लेकिन राष्ट्रवाद का सीधा सवाल समझिए तो मतलब एकता होता है, सभी को एक करना, तो वही एकता का वाहक बनती है। आप भी जानते हैं कि एकता में क्या होता है? बल होता है। दूसरा प्रश्न कहता है मेजनी कौन था? जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो चैप्टर में पॉइंट बाय पॉइंट देखे थे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि मेजनी कौन था। तो मेजनी साहित्यकार, यानी कि पुस्तक लिखने वाला, गणतांत्रिक, यानी कि गणतंत्र को बढ़ावा देने वाला, जैसे कि जनता के हाथ में शक्ति हो, इसको चाहता था मेजनी। तो गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक योग्य सेनापति था। मेजनी कार्बोनारी नामक गुप्त दल का सदस्य था, जिसमें कार्बोनारी में क्या होता था? कार्बोनारी या मेजनी कहाँ का था? तो इटली का था। तो इटली के बारे में जो भी स्वतंत्रता के बारे में जो काम हो रहा था वो कार्बोनारी में हो रहा था, कार्बोनारी नामक गुप्त दल का, और वहां का ये क्या था? सदस्य था। मेनी ने 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किया। मेनी ने 1831 में क्या किया? एक यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किया। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित थी। आखिर जर्मनी का एकीकरण क्यों नहीं हो पा रहा था? तो सबसे पहला है कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। जर्मनी कितना? लगभग छोटे बड़े 300 राज्यों में। भारत कितना? भारत एकीकृत हो गया तब 28 राज्यों में विभक्त था, और ये तो एकीकृत नहीं होता, 300 राज्यों में विभक्त था जर्मनी। ठीक है। अगला है कि उत्तरी जर्मनी प्रोटेस्टेंट और दक्षिणी जर्मनी कैथोलिक बाहुल्य क्षेत्र था, मतलब अपने अपने धर्म का पालन करता था। जो उत्तर का जो जर्मनी के लोग थे वो प्रोटेस्टेंट धर्म के पालन करते थे, और जो दक्षिण के जर्मन के लोग थे वो कैथोलिक बाहुल्य क्षेत्र यानी कि इसका पालन करते थे। ठीक है। उसके बाद है कि जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। राष्ट्रवाद की जहां पर भावना का अभाव होगा वह देश एकीकृत नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां के देश के लोग एक नहीं हो सकते हैं। एकता एक नहीं हो सकते हैं, मतलब एकता नहीं हो सकते हैं। ठीक। चौथा है कि मेटरनिक युग क्या था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक क्या था? ऑस्ट्रिया का एक प्रधानमंत्री था। चांसलर कहने का अर्थ है प्रधानमंत्री। मेटरनिक ने 1815 से 1848 तक यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए 1815 से 1848 तक के काल को मेटरनिक युग कहते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति हो जितना समय तक कोई काम किया उसी को क्या कहेंगे? मेटरनिक युग कहेंगे। तो यही मेटरनिक युग है। 1815 से 1848 तक के काल को क्या कहेंगे? मेटरनिक युग कह सकते हैं।
यदि कोई डाउट हो तो और से कमेंट करिए, और नहीं समझ में आया तो फुल वीडियो देखिए जाकर, चैप्टर जब बढ़ाया गया है तो। और व्हाट्सएप ग्रुप में और से जुड़िए। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।